बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर लीगल प्रपोजिशंस, लीगल टर्मिनोलॉजीज, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम से रिलेटेड है कि जो कुछ अल्फाज क्रिमिनल, सिविल, फैमिली, सर्विस मैटर्स में, कॉम्पिटेंट कोर्ट्स ऑफ लॉ में, केसेस में, जजमेंट्स में यूज़ किए जाते हैं, उन्हें आज हम सीखेंगे कि वो लीगल टर्म्स क्या हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या हैं। My name is Ghulam Sajjad Gopang. I am MBA Finance First Position Holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB First Position Holder from Qazi Azam Law College Nawab Shah Sindh. I am the first Advocate Supreme Court in the history of Nawab Shah Bar Association and I am the youngest lawyer of Supreme Court. मैंने अपनी वकालत का आगाज़ 2005 से नवाब शाह सिंध से किया और 2017 में मैं नवाब शाह की तारीख का पहला एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बना और 2017 में नवाब शाह से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया और 2017 से लेके आज तक मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में वकालत करता हूँ और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ लॉ कॉलेजेस में पढ़ाता भी हूँ। My more than 1000 cases are pending at Supreme Court and more than 100 cases are reported in PLD Law Books of Pakistan. मेरे जो 5 मशहूर केसेस हैं, जो 100 केसेस में से सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट हुए, my first famous case is reported in 2019 SCMR page number 2063, review jurisdiction case. My second famous case is PLD 2020 Supreme Court 293, that is bail before arrest case. My third famous case is PLD 2022 Supreme Court page number 64. My fourth case is PLD 2022 Supreme Court 1691 and my fifth famous case of Supreme Court is 2022 PLCCS 1603। ये 3 लास्ट जो केसेस हैं ये सर्विस मैटर्स हैं जिनमें मैंने हज़ारों मुलाजमीन को सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद से बहाल कराया अपनी मुलाजमतों पे। मसरूफियत की वजह से मैं कभी कभी कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए हर लेक्चर में आपसे गुजारिश होती है कि या तो मंडे टू फ्राइडे सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मुझसे मुलाकात कर लिया करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333268262 पे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही फारिग होंगे तो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे और आपको गाइड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल लॉ ऑनलाइन विद गुलाम सज्जाद गोपांग AC सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और आगे शेयर करें। फेसबुक पे मेरा पेज है गुलाम सज्जाद गोपांग AC और GSG लॉ फर्म, उसे लाइक और फॉलो करें। एक टर्म यूज होती है जो क्रिमिनल और सिविल में, जहां से केसेस स्टार्ट हो जाते हैं। सिविल में टर्म यूज होती है कॉज ऑफ एक्शन। क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल केस का आगाज हो जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंस से और रिट जब आप फाइल करते हैं तो रिट में आ जाता है पहला पॉइंट कि वेदर यू आर एग्रीव्ड और नॉट, यानी अगर क्रिमिनल साइड पे कॉग्निजेबल ऑफेंस ना हो, काबिल दस्तंदाज ये पुलिस ना हो, तो क्रिमिनल केस चलना शुरू नहीं होगा। नॉन कॉग्निजेबल में आपकी जमानत भी हो सकती है और आगे फाइल बंद भी हो सकती है और क्रिमिनल केस में जब काबिल दस्तंदाजी पुलिस हो गया, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, इज मेड आउट, तो फिर केस प्रोसीड हो जाता है। सिविल में जब तक कॉज ऑफ एक्शन ना हो यू कैन नॉट फाइल एनी सिविल सूट। यानी कॉज ऑफ एक्शन का मकसद है कि आपने जो एक्शन लेना है या लिया है सिविल रेमेडी का, उसका कॉज क्या है, रीजन क्या है। रीजन में आपने ये बताना होता है कि आपको तकलीफ क्या है, आप रिलीफ क्या चाहते हैं और किसके अगेंस्ट चाहते हैं। जब रिट आ जाती है तो रिट में पहला जुमला होता है कि आपने पूरे पाकिस्तान में इस मैटर के लिए हाई कोर्ट को चुना क्यों, आप अगर एग्रीव्ड हैं तो किस हिसाब से एग्रीव्ड है। अब जब हाई कोर्ट में आ जाती है बात एग्रीव्ड की, तो अगर पर्सनल ग्रीवेंस है तो फिर आप पर्सनली एग्रीव्ड होना ज़रूरी है आपका। लेकिन एक नुक्ता ऐसा आ जाता है कि जहां मफादे आमा का केस आ जाए तो फिर हाई कोर्ट में प्रो बोनो पब्लिको की बुनियाद पर केस दायर भी होता है और प्रो बोनो पब्लिको की बुनियाद पे हाई कोर्ट रिट इशू भी करती है और आपके हक में फैसला भी देती है। और दरअसल वो फैसला आपके हक में नहीं होता, वो पब्लिक एट लार्ज के हक में होता है, मफादे आमा के हक में होता है, क्योंकि वो प्रो बोनो पब्लिको हो जाता है।
उसके बाद आ जाते हैं कि अगर कोई ऑर्डर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ गैर कानूनी समझती है तो फिर उसको नल एंड वॉइड करार देती है। टर्म है नल एंड वॉइड। नाउ नल मीन्स नलीफाई, यानी कलअदम करार दे देना। वॉइड मीन्स कि उसको बेअसर कर देना, मफलूज कर देना, खत्म कर देना। नल एंड वॉइड इकट्ठा करके इसलिए लिखा जाता है कि सो दैट कि नल मीन्स द ऑर्डर इज नलीफाई, यानी ऑर्डर कलअदम है, खत्म हो चुका है, और वॉइड मीन्स वो मौजूद ही नहीं है, यूं समझे कि वो था ही नहीं। अब इसमें एबनिशो एक वर्ड होता है, एबनिशो वॉइड, यानी एबनिशो वॉइड का मतलब यह है कि वो ना सिर्फ अभी कलअदम है, यानी एक इलीगल ऑर्डर है जो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर ने या जुडिशियल ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है, वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। तो उस पे मिसाल के तौर पर एक प्लांट रिजेक्ट हो गई, प्लांट रिजेक्ट करके केस को ख़त्म कर दिया गया, और फिर आप अपील या रिवीजन में जब जाते हैं तो ऑर्डर नल एंड वाइड हो जाता है। तो जो आपकी प्लांट रिजेक्ट हुई वो हुई 1 जनवरी 2023 को, और जो ऑर्डर आपके हक में आया वो आया 1 जून 2023 को। तो जब एब वाइड हो गया तो इट मीन्स द ऑर्डर इज डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग। 1 जनवरी से ही वो ऑर्डर खत्म हो गया और वो हो गया एब वाइड। उसके बाद अफेंस में जब आप आ जाते हैं तो अफेंस भी 2 किस्म के होते हैं, 3 किस्म के। एक तो नॉन कॉग्निजेबल अफेंस कि जो नाकाबिले दस्तंदाजी पुलिस होता है, और दूसरा कॉग्निजेबल अफेंस जिसपे पर्चा कटता है, और तीसरा उसी पर्चे की बुनियाद पे एक जुर्म होता है जिसे कहते हैं फेलोन अफेंस, यानी अफेंस विच इज हीनियस क्राइम, यानी कत्ल का मुकदमा, अगवा का, रेप का। फिर आ जाते हैं जब मुकदमा शुरू हो जाता है, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, फैमिली हो या कोई भी केस हो, बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है। Now who has to prove its case? Whether the plaintiff has to prove, whether the defendant has to prove, whether the complainant has to prove, prosecution has to prove, or the accused has to prove. आप जहन में रखें, इस पे भी मेरे 100 से ज़्यादा लेक्चर्स है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आ जाते क्रिमिनल केस क्या होता है। इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, entire burden of proof lies upon the prosecution to prove its case beyond any shadow of doubt, and the job of the accused is only to create or mention a single dent in the prosecution story, and that single dent or doubt will be a benefit for that accused, and the court of law is bound, criminal court of law is bound to give the benefit of that doubt not as a matter of grace but as a matter of right, यानी उसका हक बनता है, ये कोई ग्रेस नहीं है अक्यूज का। अब दूसरा पॉइंट आ जाते हैं कि क्या अक्यूज भी किसी पॉइंट पे उस पे बर्डन आ जाता है, तो जवाब है यस। अगर अक्यूज्ड अपने क्रॉस एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 342 में, 342 पे भी डिटेल मेरा लेक्चर अवेलेबल है। 342 सीआरपीसी में अगर मुल्जिम अपने बयान में कोई प्ली ले लेता है, स्टेटमेंट ऑन ओथ रिकॉर्ड करा देता है, बयान हलफ पे ले लेता है कि मैंने कत्ल नहीं किया बल्कि किसी फला बंदे ने कत्ल किया है, फला ने किया है, तो द बर्डन शिफ्ट्स, जो बर्डन is on the prosecution to prove their case. Now the burden shifts to the accused. Now he has to prove what he has stated in the statement on oath. लेकिन अगर वो statement on oath नहीं देता, simple statement 342 में दे देता है, then there is no burden over the accused. Similarly, civil में आ जाते हैं कि burden of proof क्या है।
in the civil case, civil suit, family suit, or any other case, entire burden of proof is upon the plaintiff to prove their case beyond any shadow of doubt. उसके बाद आ जाते हैं कि डिफेंडेंट पे क्या कोई जिम्मेवारी है. इफ द डिफेंडेंट टेक्स अ डिफरेंट प्ली, अगर वो कोई ऐसी प्ली ले लेता है, कोई ऐसा क्लेम कर देता है बयान के दौरान कि जो उस प्लीडिंग से, कॉज ऑफ एक्शन से, इश्यूज के अलावा है या उन्हीं के दौरान एक नई चीज है, then the burden shifts over the defendant. Otherwise the entire burden is on the plaintiff. अब जब केस चलना शुरू हो जाता है तो फिर आते हैं कुछ ऑर्डर्स. अब ऑर्डर्स क्या होते हैं? इंटरिम ऑर्डर्स भी होते हैं, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स भी होते हैं, इंटरिम इंजंक्शंस भी होते हैं, और प्री एडमिशन नोटिस भी हो जाते हैं, और प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है. अब सबसे पहले देखते हैं कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या है. उससे भी पहले आ जाते हैं प्री एडमिशन नोटिस. व्हेन अ रिट इज फाइल्ड, समटाइम्स प्री एडमिशन नोटिस आर इशूड. कि हम इशू तो कर रहे हैं नोटिस, लेकिन अभी हमने मेंटेनेबिलिटी पे, सब्जेक्ट टू द मेंटेनेबिलिटी, नोटिस इशू कर देते हैं रिस्पोंडेंट्स को. दैट इज नॉट that does not mean that the writ is admitted. No, pre-admission notice issue हो जाता है. दूसरा पॉइंट आ जाता है कि एडमिट नोटिस, यानी जैसे क्रिमिनल अपील आ जाती है या सिविल अपील में कभी कभी जज ऑर्डर कर देते हैं कि अपील एडमिटेड, नोटिस इशू. तो दैट इज प्रॉपर नोटिस आफ्टर एडमिशन ऑफ द अपील और रिट. उसके बाद आ जाते हैं कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर. और इंटरलोकेटरी ऑर्डर से पहले फैमिली कोर्ट में एक स्टेज आती है जिसे कहते हैं प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस. प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस इस चीज के लिए होती है कि प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, मियाँ बीवी, आपस में अदालत में बैठ के अपना जो इश्यू है उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करें कि आया वो साथ में रहना चाहते हैं या नहीं, आपस में कोई जो उनके लेन देन के, जहेज के दूसरे मामलात हैं वो हल करना चाहते हैं या नहीं. एक डेट भी दी जा सकती है, 2 तारीखें भी दी जा सकती है, 3 तारीखें भी दी जा सकती है. अगर अदालत सेटिस्फाई हो जाए कि देयर इज नो चांस ऑफ प्री ट्रायल कॉन्फ्रेंस, तो फिर आगे प्रोसीड हो जाए. अब इसमें इंटरलोकेटरी ऑर्डर भी आ जाते हैं, जैसे 17A के ऑर्डर्स आ जाते हैं, इंटरिम मेंटेनेंस के आ जाते हैं. ये भी मेरा लेक्चर 17 से रिलेटेड डिटेल मौजूद है यूट्यूब पे. दैट इज एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर दैट कैन बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड बाय द कोर्ट आफ्टरवर्ड्स. इसी तरीके से इंटरिम इंजेक्शन आ जाता है. स्टे का एक मैटर आ गया कि जी मेरी बिल्डिंग कोई गिराना चाह रहा है तो स्टे दे दे. अदालत कहती है कि इंटरिम इंजेक्शन इज अलाउड and the defendants, respondents are restrained from demolishing the building. So that order is interlocutory order that can be modified by the court, that can be reversed by the court, can be recalled by the court. So interlocutory order, interim injunction, ये बुनियादी आर्जी ऑर्डर्स होते हैं. जैसे सूट फॉर पार्टीशन हो जाता है, फिर उसमें आ जाते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री. अब वो डिक्री होती है लेकिन प्रिलिमिनरी डिक्री होती है, यानी पार्टीशन हो गई, प्रिलिमिनरी डिक्री हो गई, फिर सूट फॉर पोजेशन थ्रू पार्टीशन हो गया तो पोजेशन के लिए फिर फाइनल सारी चीज़ें चेक करके, एविडेंस रिकॉर्ड करके उसके बाद फाइनल डिक्री होती है. फिर ज्यूरिसडिक्शन की बात आ जाती है. मैंने पहले भी एक लेक्चर डिटेल में अवेलेबल है, शॉर्ट्स में भी अवेलेबल है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. वन इज लीगल ज्यूरिसडिक्शन, अदर इज टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. वो डिटेल में ऑलरेडी मौजूद है. यानी वन इज लीगल ज्यूरिसडिक्शन के आप तहसीलदार के जो केस है रेवेन्यू कोर्ट का, आप सिविल कोर्ट में नहीं फाइल कर सकते. क्रिमिनल केस जो है वो आप फैमिली कोर्ट में नहीं कर सकते, और सिविल केस जो है वो क्रिमिनल कोर्ट में नहीं फाइल कर सकते. तो दूसरा उसके इस समय टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कराची में अगर कॉज ऑफ एक्शन हुआ तो आप हैदराबाद, इस्लामाबाद में केस दायर नहीं कर सकते. अगर फैसलाबाद में जुर्म हुआ है तो पेशावर में आप पर्चा नहीं कटा सकते, केस भी दायर कर सकते हैं. फिर आ जाते हैं ज्यूरिसडिक्शंस जो है सुप्रीम कोर्ट की क्या है.
सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो 3 है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो अदालतों की जुरिस्डिक्शन है वो 2 है। पहली जो हाई कोर्ट तक की जुरिस्डिक्शन है, सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट तक, उनमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं है, बाकी एपिलेट जुरिस्डिक्शन भी है और रिव्यू जुरिस्डिक्शन भी है, लेकिन ये सारी अदालतों में है। लेकिन जब आप सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं तो नाउ देयर आर 3 jurisdictions. Number 1 is original jurisdiction, in which in the light of Article 184(3), the Honorable Supreme Court and the Chief Justice of Pakistan can issue suo motu notice, can take suo motu notice, that is called original jurisdiction. या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल कर दी जाए और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की जाए कि आप इस पे सो मोटो ले लें या पिटीशन आप पे नोटिस इशू कर दें, दैट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सेकंड इज एपिलेट जुरिस्डिक्शन, यानी क्रिमिनल केस मैजिस्ट्रेट की अदालत से सेशन से हाई कोर्ट तक एक केस चल के आया, फिर एपिलेट जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट में आया, या सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर फाइनल होके सुप्रीम कोर्ट में आया, या NIRC में, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गया, या फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल से फिर सुप्रीम कोर्ट आ गया। दैट इज कॉल्ड एपिलेट जुरिस्डिक्शन, जिसमें अपील फाइल की जाए। कुछ केसेस में सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील CPLA फाइल की जाती है, और कुछ केसेस में डायरेक्ट अपील भी फाइल की जाती है। जो तीसरी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, दैट इज रिव्यू जुरिस्डिक्शन। रिव्यू जुरिस्डिक्शन जो है उसमें लॉ ये है कि ओनली 1 रिव्यू कैन बी फाइल्ड, and once the review is dismissed or decided, second review is not maintainable। और यही मेरा जो एक रिपोर्टेड केस है 2019 SCMR पेज नंबर 2063, वो इसी रिव्यू जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है कि सेकेंड रिव्यू इज नॉट मेंटेनेबल। अब आ जाती है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। रिव्यू जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड भी मेरी जो नए रिव्यू के लॉज अमेंड हुए हैं वो भी मेरे ऑलरेडी यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट 2023, उस पर पूरा लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। एक होती है पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, यानी रेंट कंट्रोलर ने इविक्शन का ऑर्डर कर दिया और आपको हुक्म दे दिया कि आप किराएदार हैं, मालिक मकान की दुकान खाली करें, लेकिन आपके जो एरियर्स बकाया जात रहते हैं उसके लिए जब इजरा की डिक्री दायर की गई, एग्जीक्यूशन फाइल की गई, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ऑफ द रेंट कैन नॉट, executing court in rent matters cannot direct the respondent judgment debtor to pay money to the cannot issue warrants of arrest to pay money to the decree holder, क्योंकि वो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन आ जाती है और वो मालियाती मामलात आ जाते हैं, लेन देन के मामलात आ जाते हैं, वो सिविल कोर्ट में जाएंगे and executing court cannot pass that order। हाँ, executing court can pass the order of eviction, can issue warrants of attachment के फौरन जब्त कर दी जाए, जगह खाली कर दी जाए, आपको निकाल दिया जाए, नहीं करेंगे जेल आपको डाल दिया जाए। ये नहीं कह सकती कि पैसे दे दें ताकि हम डिक्री होल्डर को दे दें। उसके बाद आ जाती है टर्म एक बार्गेन, प्ली बार्गेन और प्ली नेगोशिएशन। ये नैब की टर्म्स हैं, नैब में ये टर्म्स यूज होती हैं। प्ली बार्गेन और वॉलंटरली रिटर्न और जो प्ली नेगोशिएशन है, इसका ऑलरेडी डिटेल लेक्चर मेरी यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल है। अगर नैब किसी केस में मुल्जिम को इंक्वायरी के दौरान या केस स्टार्ट होने से पहले ऑफर दे, या वो खुद आके कहे कि जी मैं वॉलंटरली, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है 10 करोड़ का वो मैं रिटर्न करना चाहता हूँ, मैं वापस करना चाहता हूँ, तो फिर वॉलंटरली रिटर्न पे वो पेनल्टी से, पनिशमेंट से बच सकता है अगर चेयरमैन नैब उसको अप्रूव करें उसकी ऑफर को। दूसरा होता है प्ली बार्गेन। प्ली बार्गेन के लिए ये है कि इंक्वायरी हो जाए, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट हो जाए और केस जो है वो नैब कोर्ट में चलना शुरू हो जाए, तो फिर क्या वो केस चलने के बाद VR कर सकता है वॉलंटरी रिटर्न? आंसर इज नो।
वॉलंटरली रिटर्न का दरवाज़ा बंद हो गया। जब केस चलना शुरू हो गया तो नैब में वॉलंटरली रिटर्न नहीं हो सकता, जिसमें बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं, सज़ाएं कम होती हैं। लेकिन जब केस चलना शुरू हो जाता है तो उसके बाद आपका केस चल रहा है, उसके दौरान भी आप प्ली बार्गेन कर सकते हैं। केस में सज़ा हो जाए फिर भी प्ली बार्गेन कर सकते हैं, अपील में भी प्ली बार्गेन कर सकते हैं। और कुछ जजमेंट्स में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी अपीलों में जाके आप प्ली बार्गेन कर सकते हैं कि भाई 10 करोड़ का इल्ज़ाम मुझ पे है, मेरे साथ थोड़ी रियायत करें और मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। देन इट इज़ अप टू द अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन नैब एंड देन द जज ऑफ द नैब कोर्ट। अब उसके बाद आ जाते हैं प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड जो होता है वो होता है वंस एन अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड, कन्विक्शन हो चुकी हो, अपील डिसमिस हो चुकी हो, सुप्रीम कोर्ट तक भी मेंटेन हो चुकी हो, तब भी प्रोबेशन एक ऐसा पावर है कि द गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट कैन रिलीज द अक्यूज्ड ऑन प्रोबेशन फॉर डिपॉजिटिंग अ सिक्योरिटी, श्योरिटी। और उसका पीरियड एक दिन भी हो सकता है। एक दिन के लिए भी, मिसाल किसी मुलजिम की वालदा के इंतकाल हो गया है तो वो उसे भेज सकता है, जो हुकूमत है वो उसे प्रोबेशन पे चंद दिनों के लिए बाहर रिलीज कर सकती है, फिर आगे जेल में रखेगी, या 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए भी रख सकती है, मेडिकल ग्राउंड्स पे भी रख सकती है। तो प्रोबेशन जो है, उस प्रोबेशन पीरियड पे सज़ा और अपील डिसमिस होने के बावजूद भी मुलजिम को बाहर रिहा किया जा सकता है फॉर स्पेसिफिक पीरियड, फिर उसे वापस जेल भेजा जा सकता है। अब एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और रिकॉलिंग एंड री एग्जामिनेशन, ये टर्म्स यूज होती हैं क्रिमिनल और सिविल मैटर्स में। एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, एग्जामिनेशन यानी बयान जिरा। एग्जामिनेशन इन चीफ होता है जो पहला बयान वॉलंटरली गवाह देता है कि मैं फलां का बेटा फलां तारीख को ये हुआ, हलफ उठा के। उसके बाद जब जिरा शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। उस पर जब जिरा होगी उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। फिर अगर वो गवाह उससे क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए और चला जाए तो कोई खास पॉइंट अगर रह जाए तो अदालत ऑन इटसेल्फ या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज्ड और डिफेंडेंट, अक्यूज्ड इन क्रिमिनल केस, डिफेंडेंट इन द सिविल केस, कि application can be filed that we want to recall and re-examine. The honorable court may kindly be pleased to recall and re-examine the witness, and we want to re-examine that witness and cross-examine again. उस खास पॉइंट पे, खास ग्राउंड पे अदालत को पावर है कि वो 540 CRPC और फिर सिविल प्रोसीडिंग में दोबारा गवाह को मंगा के दोबारा सवाल जवाब का मौका दे सकती है। उसके बाद आ जाते हैं R&P। अक्सर केस ये होता है कि जब आपका खिलाफ फैसला आ गया, आपने अपील फाइल कर दी या रिट फाइल कर दी, तो लिखा जाता है अपील एडमिटेड, कॉल R&P, यानी ट्रायल कोर्ट इज डायरेक्टेड टू सेंड रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द केस टू हाई कोर्ट और अपीलेट कोर्ट। R&P मीन्स रिकॉर्ड एंड प्रोसीडिंग्स। अब रिकॉर्ड ये होता है कि जो दस्तावेजात, जो कागजात, जो मवाद अदालत में पेश किया गया, और प्रोसीडिंग जो होती है अदालत की पेशियों पे, अदालत की तारीखों पे क्या क्या ऑर्डर्स हुए, क्या क्या जो पोजीशन रही, वो सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है R&P भी कॉल्ड। उसके बाद कन्फेशन आ जाती है। कन्फेशन पे भी डिटेल मेरा लेक्चर है। कन्फेशन का मतलब है कि एतराफ़, जुडिशल कन्फेशन यानी जज के सामने एतराफ़ जुर्म, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन यानी एतराफ़ जुर्म पुलिस की कस्टडी में जिसकी कोई वैल्यू नहीं। और फिर आ जाती है रिट्रैक्टेड कन्फेशन, यानी अगर जुडिशल कन्फेशन जज के सामने भी हो जाए, मगर फिर अदालत में केस चलना शुरू हो तो मुल्ज़िम कह सकता है कि मेरी जो अदालत के सामने मैंने एतराफ़ जुर्म किया था वो पुलिस के टार्चर की वजह से किया था, मैं उसको नहीं मान रहा, तो फिर वो रिट्रैक्ट हो जाती है एंड वो जुडिशल जो कन्फेशन है वो रिवर्स हो जाती है। और फिर आ जाती है पावर ऑफ अटार्नी, रिवोकेबल पावर ऑफ अटार्नी। अब अटार्नी, पावर ऑफ अटार्नी ये होता है कि किसी को आप पावर देंगे, वो आपकी जगह पे मुख्तार बन जाए, चीज़ को फ़रोख्त ख़रीद कर दे। और स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी होता है कि किसी ख़ास चीज़ के लिए आप उसे मुख्तारनामा दे रहे हैं। और जनरल पावर ऑफ अटार्नी होता है कि ख़रीदो फ़रोख्त और हर चीज़ के लिए दे रहे हैं।
और रिवोकेबल पावर अटॉर्नी होता है कि अगर आप कहें कि इस शख्स ने आपकी दी हुई मुख्तारनामे वाली सनद से का गलत इस्तेमाल किया है, तो दैट कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। जब आप चाहें उसको रिवोकेबल पावर अटॉर्नी करके रिवोक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि फाइंडिंग्स जो हो जाती हैं वो एक होती है कन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग्स और एक होती है कंकरेंट फाइंडिंग्स। यानी अगर सिविल कोर्ट ने सूट आपका डिक्री किया और एपिलेट कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट जज ने आपका सूट डिसमिस कर दिया, तो फिर आप जब हाई कोर्ट में जाएंगे तो कहेंगे कि दिस रिवीजन और डायरेक्ट अपील इज फाइल्ड अगेंस्ट द कन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग्स, कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स। और जब आपने आपके खिलाफ सिविल कोर्ट ने भी आपका केस डिसमिस कर दिया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया और हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे, तो आप कहेंगे कि दिस अपील, दिस सीपीएल इज फाइल्ड अगेंस्ट द कंकरेंट जजमेंट्स, कंकरेंट फाइंडिंग्स। यानी सारी की सारी एक लाइन में मेरे खिलाफ फैसले हैं, तो उन कंकरेंट फाइंडिंग्स को मैं यहाँ पे चैलेंज करने के लिए आया हूँ। थैंक यू वेरी